नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं जया सिसोदिया चंद्रा IAS में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जो इतिहास के नेक्स्ट टॉपिक शुरुआत करेंगे और उस टॉपिक का नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आइए इसी क्रम के बारे में जो है कि मोहम्मद गौरी को देखते हैं। मोहम्मद गौरी तुर्कों के आक्रमण के क्रम में दूसरे व्यक्ति हैं। पहला आक्रमण भारत पे अरबों का हुआ, जिसमें आक्रमणकर्ता मोहम्मद बिन कासिम थे। उसके बाद भारत में तुर्कों का आक्रमण होता है। तुर्कों के आक्रमण में पहले जो आक्रांता भारत आए, यानी कि भारत में आक्रमण किए हैं, वह है महमूद गजनवी। और उसके बाद जो है कि दूसरे तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी है। तो उनके बारे में हम देखते हैं। मोहम्मद गौरी का जो टाइम पीरियड है वो 1173 से लेकर 1203 तक है, 5 तक है, 1205 तक है। तो देखिए, मोहम्मद गौरी के अन्य नामों के बारे में भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनके अन्य नाम मोहम्मद बिन साम, सिहाबुद्दीन या मुइजुद्दीन है। इन नामों में से जो भी आपसे पूछा जाए वो सबका मोहम्मद गौरी के ही बारे में पूछा जा रहा है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी के अभियान के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो इनका अभियान होता है वो 1175 में मुल्तान प्रांत पर होता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि मुल्तान प्रांत को सोने की नगरी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस प्रांत को सोने का नगरी कहा गया है, तो आप बताएंगे मुल्तान प्रांत को जो है कि सोने की नगरी कहा गया है। और यहीं पे मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान को पहली बार सर्वप्रथम विजित किया। ठीक, उसके बाद 1178 में मोहम्मद गौरी का जो दूसरा आक्रमण होता है वह गुजरात पर होता है, गुजरात पर। और आप जानते हैं दोस्तों कि गुजरात जो है कि अरब सागर के तट पर स्थित है गुजरात, और एक महत्वपूर्ण उद्योग प्रांत है। और यही नहीं दोस्तों, गुजरात का वर्णन जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिला है। वहाँ पर 2 महत्वपूर्ण स्थल है गुजरात में। एक जो है कि लोथल बंदरगाह का साक्ष्य भी गुजरात से ही मिलता है। तो अब आप देखेंगे कि गुजरात बहुत ही महत्वपूर्ण, प्राचीन काल से ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और इस समय गुजरात पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ है। मोहम्मद गौरी का आक्रमण जब होता है तब जो है कि गुजरात प्रांत का शासक भीम द्वितीय रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भीम द्वितीय किस वंश का शासक था, तो उस समय गुजरात में जो वंश चल रहा था वह वंश चालुक्य सोलंकी वंश था, चालुक्य सोलंकी वंश था। तो अब आप देख रहे हैं कि मुल्तान को विजिट करने के बाद मोहम्मद गौरी ने गुजरात को विजिट किया। उसके बाद पेशावर और लाहौर को विजिट करते हैं। पेशावर और लाहौर को 1179 और 1186 में लाहौर को विजिट कर लिया। और लाहौर और पेशावर के विजिट के बाद आप जानते हैं कि भारत आने का मार्ग पूर्ण रूप से खुल गया। भारत आने का मार्ग जो है कि पूर्ण रूप से खुल गया। अब निर्बाध लोग जो है कि भारत आ सकते थे। इसके बाद देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है? 1191 में। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और वर्तमान में यदि आप देखें तो तराइन जो है कि हरियाणा में स्थित है, हरियाणा राज्य में स्थित है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं कि इस युद्ध में, तराइन के प्रथम युद्ध में, पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान के बीच महत्वपूर्ण युद्ध होता है। और इस युद्ध में आप देखेंगे कि मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है। देखिए, मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है और वापस अपने वतन चला जाता है। एक तरह से इतिहासकार ऐसा मानते हैं दोस्तों कि मोहम्मद गौरी का पराजित होकर अपने वतन जाना और
उदारता प्रकट करना पृथ्वीराज तृतीय का एक बहुत बड़ी राजनैतिक भूल थी, बहुत बड़ी राजनैतिक भूल थी। यहाँ तक कि चाणक्य ने भी कहा है कि कभी भी शत्रु पर दया, उदारता और करुणा नहीं करना चाहिए, करुणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है कि क्या होती है, आपकी राजनैतिक क्षमताओं का हनन हो जाता है। यही परिणाम, और इसका परिणाम भी गलत निकलता है। तो आप देखिएगा कि यह राजनैतिक क्या थी, भूल थी, जो है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ मोहम्मद गोरी और वापस अपने वतन चला गया। यह प्रश्न बार बार जो है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है। तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है। किनके बीच में होता है, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी को किसने पराजित किया, तो आप बताएंगे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। इसके बाद देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है, 1192 में, और किसके बीच होता है, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच होता है। और इस युद्ध में पृथ्वीराज पराजित हो जाते हैं। पृथ्वीराज क्या हो जाते हैं, पराजित हो जाते हैं। ठीक, तो अब आप देखिए कि मैं बार बार पृथ्वीराज तृतीय का नाम ले रही हूं, क्योंकि एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच में हुआ, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज जो है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो उसमें यह प्रश्न ऐसा आया था कि तराइन का जो युद्ध हुआ, द्वितीय युद्ध, वो जो है कि मोहम्मद गोरी के साथ इस युद्ध में किसने भाग लिया, तो ऑप्शन में था पृथ्वीराज फर्स्ट, पृथ्वीराज सेकंड, पृथ्वीराज थर्ड और पृथ्वीराज फोर्थ। तो आप आंसर जानते रहिए, पृथ्वीराज तृतीय हैं, पृथ्वीराज तृतीय हैं, जिनको हम पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर यह प्रश्न बारंबार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग गलती मत करिएगा, इसलिए आपके माइंड में पृथ्वीराज तृतीय ही आना चाहिए, क्योंकि ये चौहान वंश के हैं। चौहान तो अपने आप ही लग जाता है, इनका टाइटल है। उसके बाद देखिए पृथ्वीराज तृतीय पराजित होते हैं और चंदबरदाई एक विद्वान है जो पृथ्वीराज के दरबारी कवि हैं। वो बताते हैं पृथ्वीराज रासों में कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी कहाँ लेकर चला गया, मोहम्मद गोरी गजनी लेकर चला गया, गजनी लेकर चला गया। और आप जानते हैं कि गजनी अफगानिस्तान में स्थित है, और वहां ले जाकर जो है कि पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दी। मिनहाज उस सिराज की रचना है तबकाते नासरी, मिनहाज उस सिराज की रचना है तबकाते नासरी। तबकाते नासरी में यह बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान को नरक भेज दिया गया था, पृथ्वीराज चौहान को नरक भेज दिया गया था। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि तबकाते नासरी किसकी रचना है, तो आप बताएंगे मिनहाज उस सिराज की है। कभी कभी यह क्वेश्चन मैच करने को भी दे देता है अन्य जो है कि राइटर के साथ। उसके बाद देखिए चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध कब होता है, 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। और आप जानते हैं कि चंदावर का युद्ध किसके बीच में होता है, तो जयचंद के बीच में होता है। तो अब आप ये देखिए कि जयचंद कहाँ का शासक था, तो कन्नौज में गढ़वाल वंश चल रहा था, गढ़वाल वंश चल रहा था, और जयचंद जो है कि वहीं का शासक था। इतिहासकारों का यह मानना है कि चूंकि जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, जयचंद की पुत्री थी संयोगिता, जिनसे जबरदस्ती शादी जो है कि पृथ्वीराज चौहान कर लेते हैं, जिसके कारण जो है कि जयचंद पृथ्वीराज चौहान से असंतुष्ट होता है और संयोगिता असंतुष्ट होता है, और जो है कि यह मोहम्मद गोरी का क्या कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो है कि मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है, तो जयचंद के साथ भी युद्ध करने लगता है, और जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच जो है कि 1194 ईस्वी में चंदावर का महत्वपूर्ण युद्ध होता है, और इस युद्ध में जयचंद पराजित हो जाता है। उसके बाद देखिए कि मोहम्मद गोरी का जो अंतिम युद्ध होता है वो खोखरों के विरुद्ध युद्ध होता है, खोखरों के विरुद्ध होता है।
कब होता है? 1205 में होता है। मोहम्मद गोरी जो है कि खोखरों के विरुद्ध यह उसका अंतिम सफल अभियान था। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि मोहम्मद गोरी के साथ एक विद्वान भारत आया था और उस विद्वान का नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती जो है कि किस संप्रदाय के थे? मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती संप्रदाय के थे। और आप जानते हैं इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम दे देते हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में बार बार पूछा जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है? तो आप बताएंगे कि मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो है कि राजस्थान के अजमेर जिले में है। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी ने 2 प्रकार के सिक्के जारी किए। मोहम्मद गोरी ने सिक्के जारी किए और सिक्कों के एक तरफ लक्ष्मी की आकृति थी और दूसरे तरफ जो है कि कलमा अंकित था। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसके सिक्कों पर एक तरफ लक्ष्मी की आकृति और दूसरे तरफ कलमा अंकित था? तो आप बताएंगे दोस्तों कि मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा और दूसरे तरफ लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। उसके बाद दोस्तों अब हम आते हैं दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत पर दिल्ली सल्तनत ठीक, दिल्ली सल्तनत के बारे में देखें, थोड़ा सा बैकग्राउंड बना लेते हैं आजकल, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा जानेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में वैसे तो अगर आप देखें तो मोहम्मद गौरी को तुर्क राज्य का भारत में संस्थापक माना जाता है। तो यह अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप बताएंगे मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्की राज का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। चूंकि मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने जो है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। चूंकि दिल्ली को केंद्र बनाकर यह शासन किया गया था, इसलिए इस अध्याय को हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। तो आप ये देखिए दिल्ली सल्तनत कब से कब तक इसका समय काल रहेगा, इसको मैं एक बार आप लोगों को बता दूं। दिल्ली सल्तनत का जो समय काल रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा, वो 1206 से लेकर 1526 तक रहेगा। यह है दिल्ली सल्तनत। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में कुल मिलाकर 5 वंशों ने शासन किया था। 5 वंशों ने शासन किया था। तो चूंकि उन एक एक वंशों के बारे में हमें पढ़ना है और उन एक एक वंश में कितने राजा हुए, उन सब के बारे में भी हम इतिहास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम उन वंशों का नाम जानते हैं जो दिल्ली में रहकर क्या किए? शासन किए, दिल्ली को केंद्र बनाकर शासन किए। तो इसमें पहला जो वंश आएगा दोस्तों, जिसे हम गुलाम वंश के नाम से जानेंगे। गुलाम वंश के नाम से जानेंगे। गुलाम वंश का जो टाइम पीरियड होगा वह होगा 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश को दोस्तों हम दास वंश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इतिहासकारों का कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह क्या था? दास वंश था। जितने भी शासक हुए हैं यहाँ पर, वो किसी के ना किसी के क्या रहे हैं? दास रहे हैं। इसलिए अधिकतर इतिहासकारों ने इसे दास वंश कहा। चूंकि यहाँ पर जो भी राजा शासन किए वो इलबरी तुर्क थे। इलबरी तुर्क, इसलिए इसको इलबरी वंश के भी नाम से जाना जाता है। दूसरा दोस्तों, इसे हम मामलुक वंश के नाम से जानते हैं।
मामलुक वंश के नाम से भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट जो है वह आपका आएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश, खिलजी वंश। अब जो खिलजी वंश का जो शासन काल रहेगा वह 1290 से लेकर 1320 तक रहेगा, 1320 तक रहेगा। और दोस्तों इसी में अलाउद्दीन खिलजी आदि लोग आएंगे, मुबारक खिलजी वगैरह आएंगे। उसके बाद देखिए खिलजी वंश के बाद जो सेकंड महत्वपूर्ण शासक रहेगा वो तुगलक वंश रहेगा, तुगलक वंश रहेगा, तुगलक वंश। इसका टाइम 1320 से 1414 तक रहेगा, 1414 तक रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो वंश होगा वह होगा सैयद वंश, सैयद वंश। सैयद वंश, इसका जो टाइम रहेगा वो 1414 से लेकर 1451 तक रहेगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो वंश आएगा वह होगा लोदी वंश, लोदी वंश, लोदी वंश। और लोदी वंश का जो टाइम रहेगा वह 1451 से लेकर 1526 तक रहेगा। यानी कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ 1206 में होता है और लास्ट 1526 में होता है। दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश आएगा गुलाम वंश, उसका टाइम पीरियड 1206 से 1290। दूसरा है खिलजी वंश 1290 से 1320। तीसरा है लोदी तुगलक वंश 1320 से 1414। नेक्स्ट है सैयद वंश 1414 से 1451 और नेक्स्ट है लोदी वंश 1451 से 1526। इसके बाद यहां से भी दोस्तों दो टाइप के प्रश्न बनते हैं। पहला तो प्रश्न ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत के वंशों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए, दिल्ली सल्तनत के वंशों को क्रम अनुसार व्यवस्थित करिए। एक प्रश्न ये भी बनता है। तो आप देखेंगे कि कभी क्या करेगा कि सैयद वंश को तुगलक वंश के तरफ कर देगा और दूसरा क्या करेगा तुगलक वंश को सैयद वंश की तरफ कर देगा और आपको क्रम में सजाना रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक कौन सा वंश चला, और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे कम समय तक कौन सा वंश चला। कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। उसके बाद दिल्ली सल्तनत को हम देखेंगे, आप देखेंगे गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक माना जाता है वो गुलाम वंश का शासक रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। जबकि गुलाम वंश का या दिल्ली सल्तनत भी कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। लास्ट जो रूलर रहता है वो रहेगा इब्राहिम लोदी। और आप देखेंगे दोस्तों कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु 1526 में हो जाती है और 1526 में ही बाबर जो है कि सत्ता पर आसीन होता है और भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तो आज की वीडियो दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। जय हिंद, जय भारत।